कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? प्रकाश, तू है इसका? है? कौन है तू? ये मत समझना मुझे कुछ दिखता नहीं, सब दिखता है मुझे। छोड़ूंगी नहीं, हाँ? सबको बुला लूंगी। चोर पकड़ो! अरे चोर 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 घुसा है मेरे घर में! अरे चोर पकड़ो पकड़ो, चोर है! तन्वी, खाना तैयार है, थाली लगा दे सबकी। हो आई। मुकुल, आजा बेटा। हाँ प्रकाश, बोल, कैसा है? दादा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई, चावल और दूं? नहीं नहीं, रात को चावल ज्यादा होता है, सो नहीं पाती, पेट में गुड़गुड़ करता है। नहीं नहीं नहीं, आई को कुछ नहीं हुआ। हाँ, चोर तो भाग गया, पता नहीं चला कौन था। खरं सांगू आईची खूप काळजी वाटते रे। एक तो दिन ब दिन उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है और इस गांव में तो उसका इलाज होने से रहा। प्रकाश, आई को यहाँ मुंबई ले आता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। मुझे नहीं लगता वो शहर आने के लिए इतना आसानी से मान जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं सोमवार को वहाँ आता हूँ। क्या है, शनिवार और रविवार को यहाँ पे ज्यादा सवारी मिलती है, तो दोनों साथ में बैठेंगे आई के सामने और उसे मनाएंगे। ठीक है दादा, तो सोमवार को मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक। मनीषा, सोचता हूँ आई को यहाँ मुंबई ले आऊं। पर आई मानेगी? मुंबई आने के नाम से उनका मुंह बिगड़ जाता है। तू फिक्र न कर, इस बार कुछ भी करके आई को मना लेंगे मैं और प्रकाश। इस बार आई की जिद नहीं चलेगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं आना शहर। तुम्हारा वो शहर मुझे रास नहीं आता, कितना शोर होता है वहाँ पे, आंखों के साथ मेरे कान भी खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर मुंबई में अच्छे से इलाज होगा तेरी आंखों का। हाँ, क्या हुआ है मेरी आंखों को? तो बिना वजह बात को बढ़ा रहा है। सब कुछ तो दिखता है मुझे। तो सत्येंद्र है, ये प्रकाश है, और वो उर्मिला है। मुझे मालूम है वो चोर की वजह से तुम लोग डर गए हो, मगर ये बात क्यों भूल जाते हो? वो चोर को मैंने घर में घुसने नहीं दिया, बाहर से बाहर भगा दिया। पळून लावलं मी त्याला। आई, अरे बात वो नहीं है, बात तेरे आंखों की है। तेरी आंखें पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है अब 70 साल की उम्र में जिंदगी ओझल हो रही है, तो आंखों का क्या? मैं बिना आंखों से भी अपने गांव को देख सकती हूँ। भाई इतने साल प्रकाश के साथ रहे, अब थोड़ा टाइम मेरे साथ भी रहे ना। हम दोनों तेरे बेटे हैं, तो दोनों में इतना फर्क क्यों करती है तू? रहने दे। मैं खूब समझती हूँ तेरी नौटंकी। जज्बाती बनकर मुझे उल्लू मत बना तू। प्रकाश, मैं बोल देती हूँ, मैं शहर जाने वाली नहीं। अगर तू जिद कर सकती है ना, तो मैं भी जिद कर सकता हूँ। आखिर तेरा ही बेटा हूं मैं। हाँ? तू मानेगी नहीं तो बच्चे की तरह गोद में उठा के लेके जाऊंगा तुझे। रेणुका मोरे की नजर धुंधली पड़ती जा रही थी, इसलिए उनका बड़ा बेटा सत्येंद्र जिद करके उन्हें अपने साथ मुंबई शहर ले आया ताकि अपनी मां की आंखों का बेहतर इलाज करवा सके। लेकिन शहर में इस बुजुर्ग महिला के साथ जो अनहोनी घटी, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 2000 की घड़ी लेने मतलब पैसों की बर्बादी है। आजकल तो वो मोबाइल पे टाइम तारीख सब पता चलता है। बोल, तू है इसका? अरे मुकुल, 2000 रुपए मतलब बहुत ज्यादा है। आई, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा। अज्जी,
मी येते. संभल के जाना हाँ बेटा. बाबा ये 2000 वाली सस्ती ही है, इससे भी महंगी घड़ियां होती है. अरे बाड़ा देख, अभी मैं, तेरी आई, तू, तन्वी चारों कमा रहे, इसके लिए घर के लिए कुछ पैसे बचा पा रहे. ये 2000 की घड़ी लेना मतलब पैसों की बर्बादी है. अच्छा तेरी खुद की पगार 3000 रुपए और इतनी महंगी घड़ी ले रहा है तू. हाँ, आजकल तो वो मोबाइल पे सब कुछ दिखता है, टाइम तारीख सब पता चलता है. तो घड़ी की क्या जरूरत है? अगं आजी तुला समजणार नाही, वो काम करते वक्त हर बार मोबाइल तो नहीं देख सकता ना मैं, और वक्त के साथ चलने के लिए ये कलाई में घड़ी होना बहुत जरूरी है. आई तू थाम, तुझे घड़ी चाहिए ना. हाँ. मनीषा सुन, वो अलमारी में मेरी घड़ी पड़ी है ना, वो इसे दे देते. वैसे भी अलमारी में पड़ी है, मैं तो पहनता नहीं. देखती हूँ मैं. बहुत महंगी घड़ी है, उस टाइम मैंने 4000 रुपए की ली थी. वाह बाबा, आप तो अभी मुझे लेक्चर दे रहे थे बचत का, और आपने 4000 की घड़ी खरीदी थी. तब कोई डिस्काउंट चल रहा था 70% का, तो 1200 में पड़ी थी. उसकी कीमत तो वैसे 4000 रुपए थी. कहाँ रखी है? कहीं भी नहीं दिख रही है. क्या बात कर रही हो? अरे यहीं तो थी. सब जगह देखा, कहीं भी नहीं दिख रही है. हटो सर. क्या हुआ, नहीं मिली? तुम बिना चीजें कहाँ रखती हो? बिल्कुल नई घड़ी थी, एक बार भी नहीं पहनी थी मैंने. यहीं रखी थी, कहाँ जाएगी? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो काफी दिनों से देखी तक नहीं है. कहाँ जा सकती है? बाबा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तो आज ही पता चला है घड़ी के बारे में. अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कितनी महंगी घड़ी थी. कहीं चोरी तो नहीं हुई? हो सकता है. आप और मुकुल काम पे निकल जाते हैं, तन्वी कॉलेज, मैं भी काम पे चली जाती हूँ. दोपहर में आई अकेली रहती है घर पे. हो सकता है ना चोरी हो गई हो. और आज को ठीक से दिखाई तो देता नहीं है. कोई आया भी होगा तो भी उन्हें पता नहीं होगा. जाने दो, छोड़ो इस बात को. ऊपर से आई को दरवाजा खुला रखने की आदत है. हो सकता है कि मैंने कहा ना, जाने दो, छोड़ दो इस बात को. अरे आई ने सुन लिया तो उसको बुरा लगेगा, फिर वापस गांव जाने की बात करेगी. तो यहीं कहीं रखी होगी, थोड़ा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगी. हाँ चलो मैं काम पे जाता हूँ. बाबा की घड़ी के चक्कर में मेरी घड़ी की तो बात ही रह गई. आइए तो. हाँ, और सुन, संभल के चलाना तेरी काली पिल्ली को. मम्मा जी, ये देखिए आपसे मिलने आए हैं. कौन है जूनिया? स्वीटी मैडम, हमारी चीफ गेस्ट है. हाँ तन्वी, आई घर पे ताला लगा है. ऐसा कैसे? तेरी आजी होगी ना घर पे, वो तो कभी दरवाजा भी नहीं बंद करती, ताला कैसे लगाएगी? अरे मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ. आई, मुझे लगता है अज्जी कहीं बाहर गई है. टीवी बंद करना भी भूल गई, बाहर तक आवाज आ रही है मुझे. कहाँ गई होगी? अच्छा तू 10 मिनट रुक, मैं आती हूँ अभी. तब तक तू आस पड़ोस में देख, तेरी आजी शायद वहीं कहीं हो. लक्ष्मी काकी, काय झालं तन्वी? लक्ष्मी काकी आजी है क्या अंदर? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? घर पर भी नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर टीवी चल रहा है. तेरी आजी तो कभी कहीं नहीं जाती. पता नहीं कहाँ है. मैं नीलू काकी से पूछती हूँ. क्या हुआ? आई अज्जी कहीं नहीं मिली मुझे. ले पकड़. आई तो कभी दरवाजे पे ताला लगाती नहीं है. 3 महीने से तो ऐसा कभी नहीं हुआ. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई, अज्जी, और किस तरह से आप लोगों से भी मुलाकात हो गई?
और शायद इसी शर्ट से पूछा गया है। घर वालों से पता करो ये शर्ट किसकी है। तन्वी जब घर लौटी तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। टीवी भी चल रहा था, बाहर तक आवाज आ रही थी। आई घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर बैठती थी या खाट पे लेट जाती थी। 3 महीने से वो है हमारे साथ। उसके आने के बाद से हमने ताला नहीं लगाया घर में। सर, दरवाजा कहीं से भी डैमेज नहीं है। लगता है कातिल घर के अंदर जबरदस्ती नहीं आया था। जब आपकी आई घर पर अकेली होती थी तो दरवाजा खुला रखती थी क्या? आई को बंद कमरे में रहना पसंद नहीं था साहब। साहब, मैं इनके बाजू में रहती हूँ। रेनू काका की जब भी घर में अकेली रहती थी वो बाहर ही बैठती थी। उनको आदत थी बाहर बैठने की, और पास से कोई भी गुजरता था ना, उनसे बुला के बात करती थी। आज आपकी रेणुका जी से मुलाकात हुई थी क्या? नहीं साहब, मैं सुबह से घर के काम में ही लगी हुई थी। आपने यहाँ घर के अंदर किसी को आते हुए या फिर घर से बाहर किसी को जाते हुए देखा था? जी नहीं साहब, काम में इतनी उलझी हुई थी कि ध्यान ही नहीं गया। आप में से किसी ने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी क्या? नहीं सर। तुम्हारे पास घर की चाबी नहीं थी क्या? नहीं, जब से अज्जी यहाँ पर है मैं चाबी नहीं लेके जाती। घर की कितनी चाबियां हैं कुल? 2, एक आई के पास और एक घर के ताले में रहती है। मतलब जिसने ताला लगाया वो चाबी अपने साथ ले गया होगा। 3 महीने पहले गांव से शहर आई 70 साल की रेणुका मोरे की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये मर्डर केस मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए चुनौतियों से भरा रहा। इस केस से जुड़े सवाल तो कई थे लेकिन जवाब बहुत कम। सबसे बड़ी मुश्किल आई इस कत्ल की वजह तलाशने में। रेणुका मोरे की आंखों की रोशनी की तरह इस केस के पीछे का मकसद भी ओझल नजर आ रहा था। पहले विक्टिम के गले को घोंटा गया, फिर किसी तेज धार वाले हथियार से गले को काटा गया। हमें वहां घर पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है। शायद मुजरिम अपने साथ ले गया होगा। वैसे मौत की टाइमिंग क्या रही हो? बॉडी मिलने के करीब 3-4 घंटे पहले। 3 से 4 घंटे पहले। हम वहां पर पहुंचे हैं 3:25 को, मतलब 11 से 12:30 के बीच। जी सर, मनीषा और सत्येंद्र का कहना है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सिवाय उस ताले की चाबी के। राइट सर। ये परिवार कोई पैसे वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कातिल चोरी करने के इरादे से घर में गया। हो सकता है सर, लेकिन कातिल ने अलमारी खोली जरूर थी, कपड़ों को भी उथल पुथल किया था, पर उसने कुछ चुराया नहीं। शायद वो किसी खास चीज की तलाश में था सर। आई नहीं जाना चाहती थी शहर, लेकिन हमारी जिद की वजह से गई। सर, दोनों के ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं। शर्ट पर जो खून लगा है वो रेणुका मोरे का ही है। मतलब कातिल ने फर्श पे गिरे खून को इसी शर्ट से साफ किया होगा। जाहिर सी बात है, कातिल ने टीवी की आवाज तेज रखी ताकि विक्टिम के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई ना दे। सत्येंद्र ने बताया सर कि उसकी माँ की आंखें कमजोर थी, वो दिन में भी ठीक से नहीं देख पाती थी। शायद कातिल भी इस बात से वाकिफ था। उसे लगा होगा कि घर में वो आसानी से दाखिल हो जाएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। रेणुका मोरे ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, दोनों में झड़प हुई होगी, और इस झड़प में रेणुका जी की मौत हो गई। सबसे अजीब बात तो यह है सर कि कातिल ने दरवाजे पर ताला बाहर से लगाया और फर्श भी साफ किया। और जब ये कत्ल हुआ तो परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। सबसे पहले तन्वी घर पर लौटी। उसी ने घर पर ताला लगा दिया। उसी ने अपनी आई को बताया। मंगेश, कल तन्वी को थाने बुला। इस वारदात की फिर से जांच शुरू करते हैं। शायद कोई कड़ी छूट गई। बाबा कुछ तो खा लीजिए। आई क्राइम ब्रांच से फोन आया था, कल बुलाया है।
सर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। तुम कॉलेज से रोज घर आती हो, घर पर खाना खाकर हमेशा काम पर चली जाती हो। जी। पिछले 3 महीने से, मेरा मतलब जब से तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहने आई, तब से कॉलेज से लौटते वक्त वो हमेशा तुम्हें घर पर ही मिली? जी हाँ सर। उससे पहले? उससे पहले चाबी मेरे पास ही रहती थी। आज ही के आने के बाद कभी चाबी लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं चाबी घर पर ही छोड़ देती थी। मतलब जिस चाबी से ताला लगाया गया वो चाबी तुम्हारी थी? जी। 8 साल हो गए मुझे इस चौल में, तब से मनीषा और उसके परिवार को जानती हूँ। लेकिन रेणुका मोरे को यहाँ आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, है ना? रेणुका काकी ने 3 महीने में ही सालों का रिश्ता बना लिया था। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता हो। सबसे बातें करना, सबका हालचाल पूछना, ये समझ लीजिए शौक था उनका। वो लोगों को रोक रोक के बातें करती थी। हम सबको भी बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करने को। अच्छा, ये सत्येंद्र का बड़ा बेटा मुकुल कहाँ काम करता है, पता है आपको? हाँ, वो यही सांता क्रूज में किसी गैरेज में मैकेनिक है। ताला हमेशा यहीं रखते हैं और चाबी उसके अंदर, पर पिछले 3 महीनों से ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आप अपनी माँ की आंखों का इलाज कौन से अस्पताल में करवा रहे थे? जी, वो स्टेशन के बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर। आंख नजदीक लाइए। हाँ। और नजदीक लाइए। और नजदीक लाऊंगी तो मशीन आंख में घुस जाएगी। वैसे मुझे कम दिखता है। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप लाइए तो सही। दोनों आंखों की कॉर्निया काफी डैमेज हो चुकी है। ऐसे केसेस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि वक्त के साथ आंखें और कमजोर हो जाती हैं। कोई तो इलाज होगा। मैं गांव से शहर आई को इसी उम्मीद में लेके आया हूँ। एक ही तरीका है, ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन इस उम्र में ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। आई गांव में रहना चाहती थी, शहर में रहना उसे पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जिद की। उसे जबरदस्ती यहां पर लेके आया। इतने सालों से वो आपके साथ रह रही थी? जी हाँ साहब। सुनीता। ये सर। इस लड़की के बारे में पता करो। कल के बाद घर पर सबसे पहले तन्वी ही पहुंची थी। इसने ही घर पर ताला लगा देखा था। इसकी कही हर बात वेरीफाई करो। यस सर। साहब, ये मुकुल स्टेशन के पास काबरा के गैरेज में काम कर रहा है। 12वीं तक पढ़ा है, ईमानदारी से काम करता है। शक करने लायक कोई बात? साहब, ये लड़का शौकीन मिजाज है, लेकिन शक करने वाली बात कोई सामने नहीं है। ऐसी बातें सामने नजर नहीं आती हैं रफीक, खोद के निकालनी पड़ती हैं। दरवाजा खुला था जब कातिल घर में आया, और जब गया तब ताला लगा कर गया। पूरे चांसेस हैं कि इसमें घर का कोई सदस्य शामिल है। दादा, पुलिस ने थाने पे बुलाया है, कुछ बात करनी है। उर्मिला, एक घर में काम बाकी है। 2 बार मैडम का फोन आ चुका, मैं निपटा कर आती हूँ। तू यहाँ देख लेना। हाँ हाँ भाभी, मैं संभाल लूंगी। जी साहब, हम दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया था आई को शहर लेकर आने का। लेकिन आपकी आई इससे खुश नहीं थी। आई को शहर का माहौल पसंद नहीं था। उसकी सारी जिंदगी गांव में ही गुजरी थी ना। और जिंदगी खत्म हुई शहर में आकर। आपकी भाभी मनीषा और आस पड़ोस के लोगों ने हमें बताया कि आपकी आई घर का दरवाजा हमेशा खुला रखती थी, और शायद कातिल ने इसी का फायदा उठाया। बचपन में जस्सी कैसी थी? वो मेले वाले दिन मेरे कहने का मतलब है कि मेले वाले दिन के
काशी की दुकान थी जी, सच्ची में अब यकीन नहीं करोगी जी, तूफान मेल थी एकदम। नहीं नहीं मम्मा जी, मैं ऐसे नहीं थी। ओए ऐसे कैसे नहीं थी, सबूत है जी मेरे पास। 1 मिनट में अभी लेके आता हूँ फोटो एल्बम, आप देखो। सुपरमैन बन के खड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सत्येंद्र को पसंद नहीं था आपकी आई का यहाँ आना? पसंद नहीं था मतलब? मतलब ये कि सत्येंद्र का अपनी आई के साथ कोई मनमुटाव था, आपके साथ कोई अनबन थी, कोई झगड़ा था गांव की जमीन को लेकर या गांव के घर को लेकर? नहीं नहीं साहब, सत्येंद्र दादा ऐसे नहीं है। आई की तो बहुत अच्छी बनती थी उनसे। 20 साल से दादा शहर रहते, मुझसे ज्यादा कमाते और हर 3 महीने बिना चूके आई को पैसे भी भेजते थे ताकि गांव में मैं उनका इलाज अच्छी तरह से करवा सकूं। सब हम दोनों को आई की बहुत फिक्र थी और इसीलिए दादा ने खुद कहा था कि वो आई को शहर ले जाएंगे और वहां उसका इलाज करवाएंगे। हाँ सुनीता बोलो। तन्वी की सारी डिटेल्स निकाली हैं, उसके दोस्तों से भी बात की है सर, लेकिन ये शक करने लायक जैसा कुछ निकला नहीं। पढ़ने में काफी अच्छी है तन्वी और पार्ट टाइम जॉब भी करती है ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाए। काफी सिंसियर है और ये बॉयफ्रेंड वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, सत्येंद्र के बेटे मुकुल के बारे में पता किया। गैरेज में मैकेनिक है, थोड़ा बनठन के रहने का शौक है, लेकिन कोई बुरी आदत या संगत नहीं है। उसके मालिक ने भी कहा कि बड़ी लगन के साथ काम करता है। सत्येंद्र, मुकुल, तन्वी और मनीषा सबके बारे में अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ सच सुनना है। क्या वाकई में फैमिली में किसी को रेणुका मौर्य से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? सर मुझे लगता है कि इस केस में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है वो है वजह। वजह? उस दिन कातिल किसी इरादे से घर में गया था, शायद उसे रेणुका जी से कुछ चाहिए था या फिर घर से, लेकिन क्या? सर किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला है। उनके फोन रिकॉर्ड्स उनके बयान से एग्जैक्ट मैच करते हैं? जी सर। तन्वी का कहना है कि तकरीबन 2:15 बजे वो अपने घर पहुंची। जब घर पहुंची तो घर पे ताला लगा हुआ था। उसने अपनी माँ को फोन किया। ये बात उसके फोन रिकॉर्ड से कंफर्म होती है सर। और तन्वी के फोन करने के 15 मिनट के अंदर उसकी माँ घर पहुंच गई। आई तो कभी दरवाजे पे ताला लगाती नहीं है, 3 महीने से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी माँ कहाँ से रही थी? वो सेंटा क्रूज में ही किसी मिसेस दीपिका सोनी के यहाँ काम कर रही थी। उसने अपनी माँ को फोन किया 2:15 बजे और उससे 10 मिनट पहले यानी 2:05 पर उसकी इस नंबर पर बात हुई। ये नंबर किसका है? ये ज्वेलरी शॉप के मालिक का नंबर है सर, जहाँ तन्वी काम करती है। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई है मैंने। सर रघुराम जाधव नाम है इसके ओनर का, मैंने इससे बात भी की। इसका कहना है कि तन्वी ने बताने के लिए फोन किया था कि उसको आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसे घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे? हो सकता है तन्वी का इस केस से कोई लेना देना ना, ये दोनों सास बहू के बीच की प्रॉब्लम हो। मनीषा अपने पति और दोनों बच्चों के घर से जाने के बाद सबसे आखिर में घर से निकलती है। हो सकता है दोनों सास बहू के बीच कोई कहासुनी होगी। और सर वैसे भी ये दोनों सिर्फ 3 महीने से साथ में रह रहे थे। सत्येंद्र को ना सही, लेकिन सर हो सकता है मनीषा को अपनी सास का घर आना अच्छा न लगा हो। सोचा तो ठीक है, पर आई मानेगी? मुंबई आने के नाम से उनका मुंह बिगड़ जाता है। और हो सकता है मनीषा ने अपनी सास को मार डाला और उसने अपनी बेटी तन्वी की इस काम में मदद ली। लेकिन सर तन्वी के फोन करने के 15 मिनट में ही मनीषा घर लौटी थी और जब तन्वी ने फोन किया था तब मनीषा सेंटा क्रूज में ही किसी के यहाँ काम कर रही थी। और ये बात मैंने वेरीफाई भी की दीपिका सोनी से, जिनके घर उस वक्त मनीषा काम कर रही थी। शक की सुई घूम तो सब पर रही है पर किसी एक पे टिक नहीं रही। सर भले ये मर्डर घर में हुआ है, पर यह भी तो हो सकता है कि इस मर्डर में घर के किसी भी सदस्य का हाथ ना हो। तो फिर किसका हाथ हो सकता है? कोई क्लू तो मिले। आखिर क्या वजह हो सकती है एक 70 साल की बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारने की? रेणुका मौर्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनकी मौत की वजह अब तक राज बनी हुई थी। आखिर क्यों हुई थी उनकी हत्या? किसने किया था यह घिनौना जुर्म? सत्येंद्र लगातार क्राइम ब्रांच के चक्कर काटता रहा, इस उम्मीद में कि शायद पुलिस को कोई सुराग मिला हो या उसकी मां के कातिल का पता लगा हो। सत्येंद्र अपनी मां की मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने घर लाया था
और उसके बाद ये सब हुआ। ये ख्याल उसे मन ही मन सता रहा था। एक बोझ सा महसूस कर रहा था वो। उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि उसकी मां को ऐसी बेरहम मौत क्यों मिली, उसके साथ आखिर क्या हुआ था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मामला कहीं आपके गांव से तो किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपके भाई प्रकाश ने हमें बताया कि जब आप अपनी आई को यहाँ पर लेके आए, उससे कुछ ही दिन पहले आपके गांव के घर में कोई चोर दाखिल हुआ था। कौन है? चोर पकड़ो! अरे चोर 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 घुसा है मेरे घर में। हाँ सर, इस घटना के बारे में प्रकाश ने मुझे फोन करके बोला था। अगले हफ्ते मैं आई को यहाँ पर लेके आया। इस केस में एक बात बहुत अजीब लग रही है। कातिल ने घर के बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया, ताला टीवी के पास रखा था। हो सकता है कोई चोरी करने के इरादे से आया हो, और जैसा कि आपके गांव के घर पर हुआ, आपकी आई ने उसे भगाने के लिए शोर मचाया और उसने अपने आप को बचाने के लिए आपकी आई की जान ले ली हो। चोर सब मेरे घर से कोई क्या चुरा सकता है? यही सोचकर हमने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। आप श्योर हैं कि आपके घर से कुछ भी गायब नहीं हो? आपने सारी चीजें अच्छे से चेक की? सारी चीजें वैसे ही है जैसे थी। मेरे घर से कोई क्या चुरा सकता है भला? हाँ साहब, कुछ दिन पहले मेरी घड़ी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कितनी महंगी घड़ी थी? 4000 की घड़ी थी साहब। एक मिनट, ये घड़ी गायब कब हुई? मालूम नहीं साहब, आई के गुजरने के करीब एक हफ्ते पहले पता चला। आखिरी बार अपनी घड़ी ये कब देखी थी? और आई को गांव लेने गया था, तब सोचा था पहन के जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि रास्ते में कहीं चोरी हो गई, कहीं खो गई, तो इसलिए नहीं पहनी। बस वो आखिरी बार मैंने घड़ी देखी थी। इसका मतलब घड़ी आपकी आई के यहाँ आने के बाद गायब हुई? शायद। हो सकता है घड़ी किसने चुरा ली हो आपके घर से। देखिए, आपकी आई घर के बाहर बैठती थी, कभी कभी वहाँ सो भी जाती थी, दरवाज़ा खुला रहता था, उनकी आंखें भी कमज़ोर थी, तो हो सकता है किसी ने मौके का फ़ायदा उठाकर आपके घर से आपकी घड़ी चुरा ली हो सकता है। ज़रा सोच के बताइए, उन 3 महीनों में आपके घर पर कोई आया था? खास करके तब जब आपकी आई के अलावा घर पर कोई नहीं था। बेटा, ये टीवी ठीक करवा दे, कब से मरा पड़ा है। दोपहर के टाइम में चौल में भी कोई नहीं दिखता, तुम लोग काम पे चले जाते हो, मेरा वक्त नहीं कटता। ठीक है, कल मैकेनिक को बुला देता हूँ। भूलना नहीं, मैं तो प्रकाश को बुलाकर गांव चली जाऊंगी। आजा आई, नहीं भूलूंगा, लेकिन ये बार बार गांव जाने की धमकी मत देना। चले तो। उसी दिन मैंने एक टीवी मैकेनिक से बात की, अगले दिन वो घर पर आ गया। माँ जी, सत्येंद्र मोरे का घर यही है ना? वो टीवी रिपेयर करना था ना? हाँ हाँ, आओ आओ, कुछ करो इसका, ना कुछ बोलता है ना ठीक से चलता है। कौन है आई? अरे इरफान तुम? हाँ। अरे देखो तो टीवी को क्या हुआ है, इसको रिपेयर करके ही जाना, और जो भी पैसा होगा मैं दुकान पे आके दे दूंगा। ठीक है साहब। हाँ? आई रिपेयर करेला तुम? चले तो नहीं। बेटा, कितना टाइम लगेगा? माँ जी, पहले देखने तो दीजिए, क्या दिक्कत है, पहले पता तो चल जाए। आई येते। हाँ, तो ठीक कर रहे हैं ना बेटा? कर रहा हूँ माँ जी। वो क्या है ना बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, पर सुनाई सब देता है। उस टीवी का वॉल्यूम बराबर ठीक करके रखना। रात को जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि टीवी एकदम सही चल रहा था, तो दूसरे दिन मैंने इरफान के दुकान पर जाके उसके पैसे दे दिए। सब मेरे ख्याल से इरफान एक ही आदमी है जो आई के आने के बाद हमारे घर आया था।
ये इरफान शेख की दुकान है? हाँ साहब, यही है। कब खुलती है? पता नहीं साहब, इरफान तो ईद का चांद है, उसे खुद को पता नहीं रहता वो कब निकलेगा। गांजा पी के पड़ा होगा कहीं, एक नंबर का गंजेड़ी है साहब। इरफान शेख रहता कहाँ है? इसी चौल में रहता है साहब, ये सामने वाली गली में। इरफान शेख यहीं रहता है? जी साहब। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, कुछ बताता थोड़ी ना है। अच्छा, कुछ बता सकती हो इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? जी नहीं साहब, सुबह सुबह निकल जाता है और देर से आता है, अपने मर्जी का मालिक है। एक नंबर का नशेड़ी साहब। नशा करना उसके लिए सांस लेना जितना जरूरी है साहब, और अपनी इसी तलब को ना साहब वो चोरी करके पूरी करता है। यहाँ तक कि उसने चोल के लोगों तक को नहीं छोड़ा। सबके सब कहते हैं साहब, इरफान को ना घर पे टीवी सही करने के लिए बुलाना, यानी कि चोर को दावत देना। कुछ बता सकता है इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? हाँ साहब। बैठ गाड़ी में। ये क्या किया साहब? क्या दिक्कत है? बड़ी मुश्किल से तो माल का जुगाड़ किया था, और मैं अपने लिए खरीदता हूँ, धंधा थोड़ी करता हूँ मैं। तेरा धंधा तो टीवी रिपेयरिंग का है ना, लेकिन आजकल तू अपनी दुकान नहीं खोलता। अपनी दुकान अपनी मर्जी, जब चाहे बंद रखूँ। आपको क्या दिक्कत है साहब? थाने चल हमारे साथ, फिर तुझे बताते हैं कि दिक्कत क्या होती है और दर्द क्या होता है। अरे ऐसे पकड़ के काय को ले जा रहा? इरफान शेख, एक टीवी मैकेनिक जो एक बार टीवी रिपेयर करने के लिए सत्येंद्र के घर आया था, वो अब इस केस का मुख्य संदिग्ध था। क्राइम ब्रांच के पास अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। क्या शक की सुई इस बार सही निशाने पर लगी थी? मेरे को अंदर क्यों डाला है साहब? मैंने क्या किया है साहब? पिछले 1 महीने से तेरा फोन बंद है। अरे मेरी बीवी ने कोई कंप्लेन किया है क्या साहब? हैं? मेरा फोन बंद है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अरे प्रीपेड है, बैलेंस खत्म है, बात खत्म। हिल गया ना बैलेंस तेरा? हाँ? अब तू एक बात ध्यान से सुन, तेरे फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 3 जनवरी को तेरा फोन ऑन हुआ था और लोकेशन थी सत्येंद्र मोरे के घर के आसपास, जहां कुछ ही दिन पहले तू टीवी रिपेयर करने गया था और 3 तारीख को वापस आ गया। सही कह रहा हूं ना? हाँ? जैसे तुझे लत है ना गांजे की, वैसे ही मुझे भी लत है सच सुनने की। अगर तूने कुछ भी झूठ बोला तो दम मारना तो दूर, सांस लेने में भी दम लगेगा। बोल, तो नहीं मारा है ना उस बुजुर्ग औरत को? हाँ? अब तू मुंह खोलेगा या फिर मैं तुझे खोलना शुरू करूं? आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, तो नहीं मारा है ना उसको? हाँ साहब, मैंने मारा है उसे। क्यों मारा? क्यों मारा? साहब बुरी हालत हो गई थी साहब, नशा चाहिए था मुझे साहब, लेकिन माल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा बुढ़िया के पास कुछ न कुछ मिल जाएगा, पहली बार गया था ना, सब मिला था। अरे मान घड़ी बेचने के बाद कुछ दिनों के लिए बंदोबस्त हो गया था साहब, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से कड़की छा गई। मुझे बड़ी तलब लगी हुई थी, गांजा चाहिए था मुझे, लेकिन माल खरीदने के लिए माल नहीं था साहब मेरे पास। मुझे अचानक ख्याल आया, बुढ़िया बोली थी कि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है।
सोचा पिछली बार की तरह हलवा होगा हाथ मारना। मुझे उस वक्त गांजे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैडम जी आप आइए ना, आइए। मम्मा जी ये देखिए आपसे मिलने आए हैं। कौन है जोगिया? स्वीटी मैडम, हमारी चीफ गेस्ट है। पूरी अलमारी छान मारी पर कुछ नहीं मिला। भेजा घूम रहा था मेरा। कैसे आ गई? कौन है? अगर बाहर आ गई तो मेरा तो पूरा भांडा बोल, ही जाना है। तू है इसका? कौन है रे? मेरे को पता था बुढ़िया को ठीक से नजर नहीं आता है। मैंने सोचा भाग लेता हूँ। कौन है तू? बुढ़िया शोर मचाने लगी। मैं डर गया था साहब। तू टीवी वाला? हाँ, इरफान। मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि करीब जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगी। मैं और डर गया, लगा बुढ़िया पकड़वा देगी मुझे। बहुत साल हो गए। मैं डरा हुआ था साहब, पसीने छूट रहे थे मेरे। लगा था मर चुकी है, पर मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना औजार निकाला। बिना बुलाए आ गए। नहीं। सब उल्टा हो गया साहब। पैसे भी नहीं मिले और ऊपर से ये लोचा हो गया। फिर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और दुकान जाना भी छोड़ दिया साहब। घड़ी कहाँ बेची तूने? वो एक दुकान पे बेच दी साहब। 900 मिले थे उसके। इसे उस दुकान पर लेकर जाओ जहाँ इसने घड़ी बेची थी। सबूत के तौर पर हमारे काम आए। फिर वहां से वापस लाने के बाद इसके बॉडी के हर पार्ट की जम के मरम्मत करना। साहब पता नहीं प्रकाश, लेकिन रह रह के ये ख्याल आता है कि अगर आई को मैं यहाँ लाने की जिद न करता तो शायद ये ना होता। दादा आप खुद को दोष मत दो। आप नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था। और कौन ये सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। देखो ना, इस गांव में जब चोर आया था तब भी तो ऐसा कुछ हो सकता था ना। दादा देखो, संभालो अपने आप को। आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आए के लिए जो कुछ भी हो सके आपने हमेशा वो किया था दादा। इरफान शेख पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और हानि पहुंचाने के इरादे से किसी के घर के अंदर जबरदस्ती जाने के लिए धारा 452 लगाई गई है। बेहद दुख की बात है कि ऐसी जिंदा दिल औरत की जिंदगी का अंत इस तरह से हुआ। दुख उन दोनों भाइयों सत्येंद्र और प्रकाश और उनके परिवार के लिए भी होता है, जो अपनी मां की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, हर मुमकिन तरीके से उनका ख्याल रख रहे थे और जिन्हें अब अपनी मां की कमी हमेशा खलेगी। इरफान इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और अपने पीछे छोड़ गया है अपनी बदहाल बीवी और बच्चे को, जो पहले से ही उसकी नशे की लत और परिवार के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान थे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।